नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार ने बनाई नई कैबिनेट कमेटी। निवेश और विकास से जुड़े मामलों की 5 सदस्यीय समिति का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोजगार और कौशल विकास के मामलों के लिए भी 10 सदस्यीय कमेटी का गठन। जम्मू कश्मीर नहीं बदलेगा निर्वाचन क्षेत्रों का नक्शा। गृह मंत्रालय ने परिसीमन की खबरों को किया खारिज। कहा, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर नहीं हुई कोई चर्चा। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा के नतीजे जारी। राजस्थान के नलिन खंडेलवाल रहे ऑल इंडिया टॉपर। लड़कियों में तेलंगाना की माधुरी रेड्डी ने मारी बाजी। परीक्षा में 56% से ज्यादा छात्रों को मिली सफलता। स्वच्छ पर्यावरण के लिए भारत ने दोहराई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य की बेहतरी के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य को बताया जरूरी। जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार शुरू करेगी स्कूल नर्सरी कार्यक्रम। देश भर में राजमार्गों के किनारे 125 करोड़ वृक्ष लगाने का प्रस्ताव। आईसीसी विश्व कप में भारत को पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका से मिला 228 रनों का लक्ष्य। 10 ओवर में 1 विकेट खोकर टीम इंडिया ने बनाए 37 रन। क्रीज पर कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए 2 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में निवेश और विकास पर 5 सदस्यीय कैबिनेट समिति बनाई गई है। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, सड़क परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी को शामिल किया गया है। साथ ही रोजगार और कौशल विकास के लिए 10 सदस्यीय मंत्री पैनल का भी गठन किया गया है। इसमें अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी के अलावा 5 और केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को इस कमेटी में जगह मिली है। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज किया है जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की बात कही गई थी। मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि गृह मंत्रालय की एक बैठक में मंगलवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और इसके लिए एक आयोग के गठन पर चर्चा हुई थी। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में परिसीमन के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। मीडिया के एक वर्ग में खबर आई थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में गृह सचिव और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस विषय पर चर्चा की गई थी। सरकार ने 7वीं आर्थिक गणना की तैयारी शुरू कर दी है। ये काम जून के आखिर तक या जुलाई के शुरू में होने की उम्मीद है। इस काम के पूरा होने के बाद देश भर में असंगठित क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों की सही जानकारी मिल सकेगी। तैयारियां पूरी होने के बाद पूरे देश में आर्थिक गणना का काम शुरू हो जाएगा और इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय योजनाबद्ध तरीके से करेगा। भारत जैसे विशाल देश में आर्थिक गणना के काम को अंजाम देना बड़ी जिम्मेदारी है और इसे पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राजधानी दिल्ली के लिए 7वीं आर्थिक गणना में शामिल प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए कल से राज्य स्तर पर कार्यशाला की शुरुआत हो जाएगी। आर्थिक गणना में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थापित सभी प्रतिष्ठानों और व्यापारिक संस्थानों की पूरी गणना की जाती है।
आपको बता दें कि आर्थिक गणना 6 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले 2013 में आर्थिक गणना की गई थी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 5 जून 1974 से इसकी शुरुआत हुई। वायु प्रदूषण इस साल पर्यावरण दिवस की थीम है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों ने पर्यावरण दिवस की महत्ता को बढ़ा दिया है। पर्यावरण दिवस के मौके पर देश और दुनिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर कहा कि हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि पृथ्वी को स्वच्छतर और सतत बनाएंगे। प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति की परंपरा है। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने और भावी पीढ़ियों को हरित इको फ्रेंडली पर्यावास देने के लिए वचनबद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस पर उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर लोगों से पर्यावरण के संरक्षण की अपील की है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर पर्यावरण दिवस पर कहा कि पृथ्वी को संजोने की जरूरत है और इसे स्वच्छ बनाए रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना ही बेहतर भविष्य होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक संदेश जारी किया और पर्यावरण को सुरक्षित करने की अपील की। World Environment Day highlights how much we all rely on nature and on our planet's health. The quality of the water we drink, the food we eat, and the air we breathe all depend on protecting the natural world. But the environment is facing unprecedented perils caused by human activity. 1 million species are at risk of extinction. Oceans are under stress. Air pollution is claiming 7 million lives every year and damaging children's development. Many air pollutants also cause global warming. And climate change is an existential threat. There is no time to lose. This is the battle of our lives. We must win, and we can. Solutions exist. Tax pollution, not people. Stop subsidizing fossil fuels. Stop building new coal plants. People everywhere are demanding action. On World Environment Day, let us heed their call. पर्यावरण दिवस के मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्कूल नर्सरी नाम से कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें बचपन से ही बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। पर्यावरण दिवस के मौके पर कई मशहूर हस्तियों ने भी बेहतर जीवन के लिए पर्यावरण की अहमियत पर जोर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों और वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, लोक गायिका मालिनी अवस्थी और कई फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी में पर्यावरण भवन परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पर्यावरण मंत्री ने जानकारी दी कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे के दोनों किनारों पर 125 करोड़ पेड़ लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि साथ ही बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल नर्सरी नाम से कार्यक्रम चलाया जाएगा। सरकार प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में इस कार्यक्रम को जोड़ेगी। स्कूल नर्सरी में स्कूल के बच्चे फॉरेस्ट विभाग के, वन विभाग के सहयोग से बीज रोपण करना सीखेंगे। पौधा आएगा, उसको सैपलिंग को ढंग से 1 साल बढ़ाएंगे और अपने एनुअल एग्जाम के साथ एक ट्रॉफी के रूप में घर ले जाएंगे। ये उनकी निर्मित होगी। स्कूल के स्टूडेंट्स का वृक्षों के साथ दोस्ती करने का ये कार्यक्रम है। पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां वन क्षेत्र का दायरा बढ़ा है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कई और अहम कदम उठाने की जरूरत है। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। जो कार्य शुरू किया है प्रकाश जी ने, शायद ये सिर्फ शुरुआत नहीं, इसको बढ़ चढ़कर आगे देखने की उम्मीद रखते हैं। हम सादे इंसान, कॉमन लोग जो कहते हैं, हम चाहेंगे कि हमारा देश बहुत तरक्की करे। ऐसे लोग आगे आए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। Environment and trees
are something that will only make our life greener and more beautiful. And I will give you a small good news here, that there are only about 8-9 countries in the world in which forests, the percentage of forests on land that we have, that has increased. And India is one of them. India is one of the very few countries in the world where forest green space has actually increased by 1%. मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी लोकगीतों के जरिए भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के प्रति प्रेम को बताया। बड़े इतने विद्वान थे हमारे पुरखे, उन्होंने नए बच्चों को, नई बहुओं को समझाने के लिए भी बता दिया कि भाई यहाँ देवी वास करती हैं। निमिया के डार मैया डारे री हिंडोलवा मैया, झूली झूली ना कि मैया मोरी गावेनी, गीतिया की झूली झूली ना। नीम के पेड़ पे माँ शीतला माँ का वास है, तो यानी कि एक उसके ही भय से, आदर से आप नीम का सम्मान करें। कई मंत्रालयों ने भी विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन राव ने भी नेहरू भवन में पौधे लगाए। संयुक्त राष्ट्र का इस साल वायु प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष जोर है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने का समयबद्ध लक्ष्य तय किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत उन 102 शहरों की पहचान हुई है जो इस लक्ष्य को पाने में पिछड़ रहे हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले ही योग दिवस की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर एक एनिमेटेड 3D वीडियो साझा किया है, जिसमें त्रिकोणासन की मुद्रा को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वो योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ योग के फायदे के बारे में भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी योग दिवस के मौके पर कई वीडियो शेयर किए थे, जिसमें वो कई तरह के योगासन करते हुए दिखाई भी दिए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। इसके बाद से ही योग दिवस की शुरुआत हो गई थी। योग कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर केंद्र सरकार लगातार करती आ रही है। इस साल भी योग दिवस पर कई शहरों में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है, जिसके लिए दिल्ली, शिमला, मैसूर, अहमदाबाद और रांची जैसे शहरों को चुना गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Watch News Tonight at 9 p.m. with me, Tina Jha. राष्ट्रपति भवन स्थित जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा ये टावर ब्रिटिश वायसराय को जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधव सिंह की भेंट। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा कांच से बने षटकोणीय सितारे और कांच से कमल से सुसज्जित। स्तंभ के भीतर लगी 5 टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच वृत्ताकार, और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है हर 3 सेकंड बाद बार बार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
खुले में शौच मुक्त गांवों में पानी की शुद्धता नॉन ODF गांवों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। ये तथ्य यूनिसेफ की एक ताज़ा रिपोर्ट में सामने आई है। यूनिसेफ ने दिल्ली में आज आयोजित हुए एक कार्यक्रम में अपनी रिपोर्ट जारी की। यूनिसेफ ने भारत के स्वच्छता अभियान को जनजीवन के लिए एक बेहतरीन कदम बताया। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि स्वच्छ भारत में गांव-गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो अब पूरा होने को है। उन्होंने बताया कि सरकार का अगला लक्ष्य ODF प्लस का होगा, जिसके जरिए ग्रामीण भारत में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। जो सॉलिड वेस्ट विलेजेस में जनरेट हो रहा है, शहरों में उसके निस्तारण की कुछ समय तक कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ हद तक उसमें काम हो रहा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसके डिस्पोजल का एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार करके उसके आगे द्वितीय चरण में इसको पूरा करें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल ने भी गठबंधन से अलग राह चलने की बात कही है। हालांकि रालोद ने उम्मीद जताई है कि SP-BSP RLD गठबंधन बरकरार रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मसूद अहमद ने आज कहा कि प्रदेश में 11 सीटों पर होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में RLD अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि सूबे के राजनीतिक परिदृश्य पर फिलहाल किसी तरह की टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। मसूद अहमद ने कहा कि RLD कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, इस बारे में पार्टी के प्रमुख अजीत सिंह और जयंत चौधरी फैसला करेंगे और इस बारे में अगले कुछ दिनों में बैठक कर चर्चा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में RLD की भूमिका के मुद्दे पर मसूद अहमद ने साफ किया कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी और लोकसभा चुनाव में RLD को अखिलेश यादव के कोटे से सीटें मिली थी। मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए जरूरी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट परीक्षा के नतीजे आज जारी कर दिए गए। राजस्थान के नलिन खंडेलवाल ने परीक्षा में टॉप किया है और ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है। नलिन ने 720 में से 701 अंक हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली के भाविक बंसल रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के अक्षत कौशिक तीसरे स्थान पर आए हैं। लड़कियों में तेलंगाना की माधुरी रेड्डी ने टॉप किया है, जिन्हें कुल 695 अंक मिले। ऑल इंडिया रैंकिंग में माधुरी 7वें नंबर पर आई हैं। देश भर में इस साल नीट प्रवेश परीक्षा 5 मई और 20 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें 14,10,755 छात्रों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 7,97,042 छात्रों को सफलता मिली है। परीक्षा पास करने वाले छात्रों की तादाद 56% से ज्यादा है। नीट की परीक्षा मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। छात्र इस परीक्षा को पास करके एम्स जैसे कुछ चुनिंदा संस्थानों को छोड़कर देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS या BDS कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने तैयार करते थे इसके लिए, किस तरह का प्लान था आपका? रोज 8 घंटे पढ़ता था मैं और कम से पूरा बराबर पढ़ता था, तो उसका रिजल्ट कब लक्ष्य बनाया आपने? और स्टार्टिंग से ही था 11 से, इसलिए ज्वाइन किया था LN और बस सक्सेस मिला है इस चक्कर। और नीट परीक्षा में चौथी रैंक हासिल करने वाले स्वास्तिक भाटिया ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी सफलता का मंत्र बताया। स्वास्तिक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता भरत सिंह दिवाकर ने। नीट 2019 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया चौथी रैंक लाने वाले स्वास्तिक भाटिया। स्वास्तिक, सबसे पहले आपको राज्यसभा टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई चौथी रैंक लाने के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए, कैसा लग रहा है आपको ऑल इंडिया चौथी रैंक लाने के बाद? ऑल इंडिया फोर्थ रैंक लाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी पापा और टीचर्स की मेहनत सफल हो गई लास्ट में आकर। किस तरह की मेहनत की थी आपने, क्या प्रिपरेशन रही आपकी, कि आपने क्या सोचा था कि चौथी रैंक आएगी या इससे ज्यादा का सोचा था कुछ? नहीं, स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी आ पाएगी, पर लास्ट में जब आकाश के जो टेस्ट होते हैं उनमें अच्छा स्कोर आया तो फिर लगा कि आ भी सकती है अगर और मेहनत करे तो। आगे के लिए क्या योजना है आपकी? इस टेस्ट में चौथी रैंक लाए तो उसके बाद क्या करेंगे? मैं हार्ट सर्जन बनना चाहता हूँ, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा। फिर आगे तो जब हो जाएगी MBBS उसके बाद ही देखेंगे। तो
आने वाले जो छात्र हैं जो इस टेस्ट में बैठेंगे 2020 में, उनके लिए क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे सफलता के? कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें और फिजिक्स पे अपनी ग्रिप बना के रखें। स्टार्टिंग से वो मुश्किल आती है थोड़ी। ये थे हमारे साथ स्वास्तिक भाटिया, जिन्होंने नीट 2019 में चौथी रैंक हासिल की है पूरे भारत में, और उन्होंने बताया कि क्या सक्सेस मंत्र रहा उनका, और उन्होंने सक्सेस टिप्स भी दिए आने वाले छात्रों को। कैमरामैन संतोष के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। और अब बात करते हैं ईद उल फितर की। देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। पूरे एक महीने के रोजे के बाद ये पर्व आता है। इस मौके पर सुबह से मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़ने वालों का तांता लगा रहा। ये तस्वीर है श्रीनगर, पटना और वाराणसी की, जहां लोग मस्जिदों में जुटे और ईद की नमाज अदा की। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी और अमन चैन के लिए दुआ की। इसके अलावा दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और भोपाल में भी लोगों ने ईद के मौके पर विशेष नमाज अदा की और एक दूसरे के गले मिले। ईद के मौके पर रोजेदारों ने एक दूसरे को बधाई दी और देश दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। ट्विटर पर बधाई संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रमजान के महीने के समापन का ये त्योहार परोपकार और भाईचारे की भावना में हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। ये शुभ दिन हम सब के परिवारों में खुशियां, शांति और समृद्धि लाए। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और विश्वास, समाज में करुणा और विचारों और कर्म की शुचिता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमारे समाज में आपसी भाईचारे, दया और शांति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के जीवन में खुशियों के लिए प्रार्थना भी की। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने आवास पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री उनके घर पहुंचे और ईद की बधाई दी। मुख्तार अब्बास नकवी ने देश भर के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए आपसी सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने की बात कही। हमारे देश में ईद भी होती है, होली भी होती है, दीपावली भी होती है, क्रिसमस भी बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है, महावीर जयंती भी होती है और सभी धर्मों और सभी विचारों और सभी आस्थाओं के लोग यहाँ रहते हैं। ईद जो है वो पूरी दुनिया में अमन, चैन और भाईचारे और साथ ही साथ सद्भाव और समृद्धि का संदेश दे। ईद के त्योहार का उत्साह सीमा पर भी देखने को मिला। ईद उल फितर के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को ईद की बधाई दी। दोनों तरफ से मिठाइयों का आदान प्रदान भी हुआ। तो वहीं सिलीगुड़ी में भी भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवानों ने ईद उल फितर का त्योहार मनाया। दोनों देशों के जवानों ने इस मौके पर एक दूसरे को मिठाइयां दी। और अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथहैम्पटन के रोज बाउल मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच जारी है। साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य रखा।
इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लेने वाली दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भारतीय फिरकी में एक के बाद एक फंसते चले गए। मैच के शुरू में जसप्रीत बुमराह ने 2 ओपनर बल्लेबाजों को सस्ते में चलता कर दिया। हाशिम अमला 6 रन और क्विंटन डिकॉक 10 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद डुप्लेसिस और डुसेन ने पारी संभालने की कोशिश की। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की। इसके बाद युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की फिरकी के सामने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज टिक नहीं पाए। चहल ने 4 विकेट चटकाए तो वहीं कुलदीप यादव ने 1 और भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट हासिल किए। दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 227 रन बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि खेल भी जीतो और दिल भी। जैसे जैसे गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, देश के कई हिस्सों में पानी का संकट भी बढ़ रहा है। कई राज्यों में पानी भंडारण के लिए बनाए गए जलाशय खाली होने की कगार पर हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार जलाशयों के पानी की कमी पिछले 10 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जलाशयों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के 30 मई के आंकड़े के मुताबिक देश के 91 प्रमुख जलाशयों के कुल भंडारण क्षमता का महज 20% पानी ही बचा है। इस समय रिजर्वायर में पानी 10%, 12%, 15% ही रहते हैं। इनफैक्ट अभी जो फिलहाल जो जितना सारे जलाशयों में देखा जाए, जिन जलाशयों की हम बात करते हैं उनमें जिनको CWC मॉनिटर करता है, उसमें पिछले साल की बजाय 14% ज़्यादा पानी है और हम 10 साल का भी एवरेज लें तो उससे 3% ज़्यादा पानी है। जिन राज्यों के जलाशय इन गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनमें राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के हैं। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव का कहना है कि पानी के भंडारण की ये कमी मॉनसून के देरी के चलते उत्पन्न हुई है। इसका मतलब नहीं है कि सभी रिजर्वायर में 20% पानी बचा है। किसी रिजर्वायर में 25% पानी बचा है तो किसी में 15%, 10%, 8%, 3% भी पानी बचा है। अभी जो थोड़ी दिनों के लिए जो समस्या हुई है 2 कारणों से, एक तो मुख्य कारण उसका यही है कि जो प्री मानसून रेनफॉल जो होता है वो इस बार प्री मानसून रेनफॉल काफ़ी डेफिसिट रहा है। तो प्री मानसून रेनफॉल जो है वो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट नहीं डालता है क्योंकि अभी तो हमारा सोइंग का और सीजन ही नहीं आया है। लेकिन हाँ, जो पीने का पानी जो है वो कहीं कहीं दिक्कत ज़्यादा इसलिए भी हुई है कि जो हमारा प्री मानसून रेनफॉल है वो डेफिशिएंट रहा है। बीते महीने के आखिर तक देश के 91 प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी 31.65 अरब घन मीटर रहा, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता से 80% कम है। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ जैसे मध्य और उत्तर भारत के इलाकों में तेज गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना में गर्मी का सितम जोरों पर है। लोगों का घरों से निकलना दूभर बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि अगले 24 घंटों में मौसम करवट ले सकता है, जिससे कई इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है। देश के कुछ हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश के आसार हैं। ये संभावना पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ असम और मेघालय जैसे पूर्वी भारत के इलाकों के लिए जताई गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं देश भर में अलग अलग हिस्सों के मौसम के हाल की जानकारी के साथ। नमस्कार।